नमस्कार। मनी मंत्र के इस खास अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी और पर्सनल फाइनेंस के शो में हम कई मुद्दों को लेकर आते हैं। तो कहते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जी हाँ, और इस एक दशक में सरकार के जो अथक प्रयास हैं उन्हीं की वजह से घर खरीदने की जो मुश्किल राह है उसे आसान किया गया। होम लोन पर सब्सिडीज दी गई, रेपो रेट को हमने देखा कि वो कम हुई और इन्हीं की वजह से आपकी जो ईएमआई है वो भी कम हुई है। घर खरीदने के लिए होम लोन की आवश्यकता तब जब उठती है तो मन में ऐसे कई प्रश्न हैं आपके जहन में आते हैं और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मनी मंत्र का यह खास एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं, जहां होम लोन से जुड़ी तमाम जानकारियां, जो पेचीदगियां हैं, वो हम आपके साथ करेंगे साझा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास शो जिसमें हम होम लोन पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि अब आखिर होम लोन लेना आसान हुआ क्यों है, और ये हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाएंगे कि आखिरकार ये आसानी हुई कैसे है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो रेपो रेट यानी कि बैंक जिस दर पर आपको लोन देता है, यानी कि बैंक की जो रेपो रेट है वो घटी है और बैंक ने इन ब्याज दरों के कम होने पर तुरंत वो फायदा जो है वो ग्राहकों तक पहुंचा है। क्या होता है कि जब एमपीसी कमेटी बैठक करती है, रेपो रेट को कम किया जाता है तो तुरंत उसका फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही साथ ज्यादातर बैंकों में अब प्री अप्रूवल, यानी कि पहले जब आप घर खरीदने की सोच को जन्म देते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग प्री अप्रूव्ड लोन का रास्ता अपनाएं, उसकी वजह से भी ये आसानी हुई है। साथ ही साथ डिजिटल आवेदन की हम बात करते हैं, वीडियो केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा को, यानी वो जो कागजी समय बर्बाद होता था उसमें भी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। लोन प्रोसेसिंग को तेज किया गया और अब कम समय में, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस, यानी कि कम समय में आपके लोन को स्वीकृति मिल जाती है। कम ब्याज दर वाली कई ऐसी स्कीम्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं और ईएमआई का जब बोझ कम होता है तो आपके पास प्री पेमेंट की सुविधा भी, यानी कि आपने मान लीजिए लोन लिया, आपके पास ज्यादा कॉर्पस इकट्ठा हो गया है तो आप प्री पेमेंट की सुविधा भी कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात की जाए और क्रेडिट लिंक्ड जो सब्सिडी स्कीम्स के लाभ हैं उससे भी जो घर खरीदार हैं उन्हें आसानी होती हुई। लेकिन अब सवाल ये है, ये तो हमने बताया कि क्यों ये राह इतनी आसान हुई, लेकिन होम लोन लेने से पहले किस तरह का होमवर्क आपको करना चाहिए, उस होमवर्क की एबीसीडी हम कर रहे हैं आपके साथ साझा। सबसे पहले कि एक ही बैंक का ऑफर देखकर आप इसे फाइनल ना करें। भाई अगर हम कोई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो 3-4 दुकानों में देखते हैं कि भाई कहां सबसे ज्यादा रीजनेबल प्राइस पर हमको ऑफरिंग दी जा रही है। प्रोसेसिंग फीस के नाम पर किस तरह के कोई हिडन चार्जेस तो नहीं लगा रहा बैंक, उसको चेक करना भी सबसे जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी, मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी लीगल चेकिंग बहुत जरूरी है कि जिस जमीन पर उसे बनाया गया है कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है। साथ ही ईएमआई को फिक्स करने में कोई जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर जो उसका अमाउंट है वो तय करें कितने साल के लिए आपको लेना है। साथ ही लोन्स की टर्म्स और कंडीशन, वो लिखा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, बहुत छोटा लिखा होता है लेकिन उसको ध्यान से पढ़ें। साथ ही प्री पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं, स्टेप अप आप करना चाहते हैं, उनके नियमों को समझें। और लोन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारक है वो ये है कि क्रेडिट स्कोर और सिबिल हिस्ट्री को चेक करना। भाई अगर आपका सिबिल मजबूत होगा उतने ही आसान दरों पर आपको लोन दिया जाएगा। और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और लोकेशन, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी की ऐसी जगह खरीदी जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ती और लोकेशन के लिहाज से भी वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो इन दोनों कारकों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब होम लोन लेने के कई फायदे होते हैं, खासतौर पर टैक्स में आपको छूट मिलती है, लेकिन अन्य फायदे क्या हैं आइए वो भी समझते हैं। तो होम लोन लेने का अगर सबसे बड़ा फायदा देखें तो दूसरे लोन लेने की तुलना में जो ब्याज दर है, जब हम पर्सनल लोन या पढ़ाई के लिए लोन की बात करते हैं, अगर उसकी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कंपैरिजन करें तो होम लोन में ब्याज कम लगता है। ब्याज के साथ साथ जो मूलधन है, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर टैक्स को लेकर बचत होती है। साथ ही लोन से पहले बैंक की तरफ से जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जांच की जाती है, यानी जब आपको लोन दे रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की जांच भी बैंक जरूर करता है। साथ ही कम ब्याज दर पर टॉप अप लोन की सुविधा भी है और अगर
महिला को एप्लीकेंट बनती है तो साफ तौर पर ब्याज और कम हो जाता है। यानी कि घर अगर आप महिला के नाम पर है तो आप देखेंगे कि उसमें ब्याज दर में रियायत मिलती है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार अग्रवाल साहब चीफ जनरल मैनेजर हैं एसबीआई के। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो के जरिए। सवाल पहला ये कि घर खरीदना अपने आप में एक सुरक्षा की भावना को पैदा करता है, फैमिलीज को साथ जोड़ता है। सबसे अहम सवाल जो एक घर खरीदार के मन में आता है वो ये है कि किस तरह, क्या पहले मैं कॉर्पस इकट्ठा करूं फिर होम लोन की तरफ अप्लाई करूं, या फिर मैं प्री अप्रूव लोन के रास्ते चलूं। तो किस तरह के 3 थंब रूल्स होने चाहिए होम लोन अप्लाई करने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। मैं विनोद जायसवाल, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक में हेड ऑफिस में पदस्थ हूं, और जो हमारा रियल एस्टेट एंड हाउसिंग का वर्टिकल है, मैं उसका हेड हूं। आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने मुख्यतः बहुत सारी चीज़ें पहले ही आपने इसमें कवर कर ली हैं। जब भी किसी को होम लोन लेना हो तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में और पुराने समय में बहुत अंतर आ गया है। आज होम लोन की जो स्कीम्स हैं वो सभी के लिए स्कीम्स हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जिसको जिस तरह का लोन चाहिए, जिस तरह का मकान चाहिए, उस तरह की लोन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि मुझे लोन कितना मिलेगा। तो जो लोन मिलता है उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो आपका सिविल स्कोर होता है या दूसरे जो CIC स्कोर्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ढेर सारे बैंक्स सिविल पे रिलाई करते हैं जी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि EMI NMI रेशियो बहुत ज़रूरी है। कि सभी बैंक ये चाहते हैं कि जो भी आप EMI देंगे उसमें से आपके लिए भी कुछ बचना चाहिए। तो जिस तरह की जिसकी इनकम होती है उसका EMI NMI रेशियो अलग अलग होता है। और जो आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसमें भी एक मार्जिन होता है, जो कस्टमर को मार्जिन रखना पड़ता है। इसको लोन टू वैल्यू रेशियो के रूप में बैंक उसका आकलन करते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से लोन बढ़ता जाता है उसमें लोन कम होता जाता है। 75 लाख के ऊपर 75% हो जाता है, और जो नीचे 30 लाख है उनको 90% तक का लोन मिल जाता है। तो मुख्यतः ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, और आपका जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है। साथ ही विनोद जी, जब हम लोन लेते हैं अपने घर को खरीदने के लिए, उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, क्या हम फ्लोटिंग रेट पर इसको रखें या फिर फिक्स रेट पर। इस दुविधा को हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए बहुत आसान भाषा में बताएं कि आखिरकार ये चुनाव करना कितना अहम है। मुख्यतः सभी बैंक फ्लोटिंग रेट पे ही लोन देते हैं जहां तक होम लोन का सवाल है, क्योंकि होम लोन 30 इयर्स तक दिया जाता है। हालांकि कस्टमर को ये चॉइस रहती है कि वो कम समय के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी बैंक के लिए उसके एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से 30 साल तक के लिए बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत कम बैंक फिक्स रेट पर देते हैं, और ये फिक्स रेट भी पूरे समय के लिए फिक्स नहीं रहता है। इसमें रिव्यू का ऑप्शन रहता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उसमें बैंक बढ़ा भी देते हैं जी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें बैंक का चुनाव करते समय सबसे पहले आपको ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी देखना चाहिए कि कौन से बैंक हैं जिन पे आप ये भरोसा कर सकते हैं कि वो जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं, तो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट की हो, चाहे आपको कितना लोन मिलेगा या कितने समय में वापस करना है या कितने चार्जेस लगेंगे, वो भरोसे के लायक हैं कि नहीं जी। और वो जो बैंक हैं वो सारी चीज़ें आपको शुरू में ही बता रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और खास करके जो भारतीय स्टेट बैंक है, उसमें ये दिक्कत कभी नहीं आती है, और जो आपको बताया जाता है वही इंटरेस्ट रेट रहता है। मेरी समझ के हिसाब से, चूंकि मार्केट में ट्रूली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उपलब्ध है उसी में जाना चाहिए। और ये जी, जांच और करना एक चाहिए कि चीज हमको और जिससे सबसे हमेशा कम कहाँ जो मिल रहा घर है। खरीदार है वो जूझता है, और ये सवाल हमेशा आता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जाएं या पब्लिक सेक्टर। यानी कि अगर कई बार आप मानक
तय नहीं कर पाते, यानी कि वो मानक जो बैंक चाहता है आपसे कि घर खरीदार के तौर पर आपके पास हो, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उसकी तरफ अपना रास्ता मोड़ लेता है। लेकिन अगर चुनाव करने का हमारे पास विकल्प है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक? कि मेरा तो यही मानना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो भी ट्रांसपेरेंसी रूल्स हैं उसके हिसाब से वो सारा डिस्क्लोजर करते हैं। और जो ईएमआई का नियम है वो बहुत सारे जो एनबीएफसीज हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें ईएमआई का नियम इस तरह से है कि अगर आप प्रीपे भी कर देते हैं तो भी आपको ईएमआई उतनी ही देनी पड़ती है। जी। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपका डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पे ब्याज लगता है और ईएमआई जो है वो सिर्फ इंडिकेटिव होती है कि जी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे समय के लिए सेम रहेगा तो इतने समय में आपका लोन चुकता हो जाएगा। जी। किंतु आपके पास में ये ऑप्शन रहता है कि अगर आपके पास में ज्यादा पैसे हैं, लिक्विडिटी है, तो आप ज्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं। उसका तुरंत असर ये होता है कि आपकी बहुत सारी ईएमआई कम हो जाती है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि प्री पेमेंट का ऑप्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, लेकिन बहुत सारे दूसरे बैंक से एनबीएफसी ये ऑप्शन नहीं देते हैं। और अगर ऑप्शन देते भी हैं तो उसका आपकी ईएमआई पे असर नहीं पड़ता है। एक चीज और ये यहाँ पर असर बहुत ये ज्यादा चीज पड़ता है। बहुत अहम समझनी है आपसे मुझको, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा है और जब एमपीसी कमेटी की बैठक होती है और रेपो रेट को कम किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ता है। अगर रेपो रेट कट है तो ये आपकी जो ईएमआई है वो कम होती है। तो क्या ईएमआई का जो अमाउंट है उसको स्थिर रखा जाए और अपने साल कम करवाए जाए, या साल बढ़ाकर ईएमआई का जो अमाउंट है उसको उसी स्थान पर रखा जाए? ये फैसला लेना भी एक घर खरीदार के लिए जिसका ऑलरेडी लोन चल रहा है थोड़ा दुविधापूर्ण होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें अगर आपका लोन एक पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो ये दुविधा आपको नहीं आती है, क्योंकि आप जो है पीरियड बढ़ा सकते हैं और आपके हाथ में प्रीपे करने का विकल्प हमेशा रहता है। जी। यानी कि दोनों हाथ में आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन अपना खोते नहीं हैं अगर आप उसका पीरियड बढ़ा देते हैं। अगर आप जमा ज्यादा करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास लिक्विडिटी नहीं है या पैसे नहीं है तो आप कम ईएमआई में भी बैंक का पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आपको समय बढ़वा लेना चाहिए अगर आपका पब्लिक सेक्टर बैंक में है तो। और साथ ही क्योंकि आपने एनबीएफसीज का जिक्र किया, यहाँ पर ये सवाल भी बहुत लाजमी है विनोद जी कि कई बार अगर बैंक्स आपका साथ नहीं देते किसी वजह से तो एनबीएफसीज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाता है। एनबीएफसीज पर एक होम लोन लेने वाला व्यक्ति कितना रिलाई कर सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन प्रोजेक्ट्स पर हमने देखा कि अगर आपने घर प्री बुकिंग में लिया, किसी वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन रुक गया, एनबीएफसीज को सरकार काम देती है कि आप इस काम को आगे लेकर जाइए। उस लिहाज में एक व्यक्ति जिसने होम लोन लिया हुआ है, अभी वो घर में शिफ्ट भी नहीं हुआ, किस तरह का विकल्प उसके पास है? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक में एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के बारे में तो मैंने बताया था कि हमारा जो लीगल इवेल्युएशन है प्रॉपर्टीज का वो बहुत ही स्ट्रांग है। और ना केवल जो इंडिविजुअल्स हैं बल्कि जो बिल्डर्स भी हैं, अगर उनको लगता है कि स्टेट बैंक ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है तो उसमें आगे किसी भी तरह का प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाएगा या किसी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसकी गुंजाइश नहीं है। तो मेरा दर्शकों से यही निवेदन है कि हमारी एक वेबसाइट है, उसमें भारतीय स्टेट बैंक के जो भी 17,000 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं वो लिस्टेड हैं और उसमें वो जा करके उस साइट पर देख सकते हैं और उसमें से पसंद कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जिनका वैल्यूएशन और जिनका जो लीगल है, जो सर्च रिपोर्ट है, जो टीआईआर है, वो हमने ऑलरेडी अप्रूव किया है, उसमें घर खरीदना ज्यादा ठीक रहेगा दर्शकों के लिए। और जिस तरह से हम अपने जीवन का इंश्योरेंस करवाते हैं, घर भी आप बहुत गाढ़ी मेहनत की कमाई से खड़ा करते हैं, घर का इंश्योरेंस खास तौर पर होम लोन के अगर हम पूरे दस्तावेजों को पढ़ें, घर का इंश्योरेंस इसमें कितना ज़रूरी होता है, खास तौर पर अगर आपने इसको जॉइंट लोन में लिया हुआ है तो, जॉइंट होम लोन? अगर इंश्योरेंस की बात करें, देखिए इसमें कुछ भ्रांतियां हैं। मैंने देखा है जो हमारे पास में जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें लोगों के मन में कई बार कुछ प्रश्न आते हैं। दो तरह का इंश्योरेंस होता है। एक तो आपका प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है
तो ये जाहिर सी बात है कि अगर बैंक ने किसी भी असेट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर लोन दिया है तो उसका इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो असेट नहीं रहेगा तो उसका बैंक का रिपेमेंट कैसे आएगा। तो यहाँ अगर घर है तो घर का भी जो इंश्योरेंस है वो करवाना अनिवार्य रहता है, और चाहे वो आप जो जिस बैंक से लोन ले रहे हैं अगर वो ये देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो और कहीं से भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र रहते हैं। और दूसरा एक जो इंश्योरेंस होता है, शायद आपका इशारा उस तरफ था, वो होता है लोन इंश्योरेंस जी। वो इंश्योरेंस ये होता है कि आपको जो भी एक परिवार का अर्निंग मेंबर है उसको अपने जीवन काल में ही लोन को वापस करना रहता है, उसके परिवार के ऊपर लोन का बर्डन नहीं आता है, सिर्फ उनको असेट ट्रांसफर होता है, मकान ट्रांसफर होता है, लेकिन लोन चूंकि उसका इंश्योरेंस रहता है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी है अगर डेथ हो जाती है तो बियर करती है। विनोद जी, इसमें मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति पर होम लोन है उसने लिया, खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो कौन से वो स्थितियां हैं जिनके जरिए जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, वो होम लोन माफ कर देते हैं? वो ऐसी क्रूशियल स्टेज क्या रहती है? यही वो जो प्रोडक्ट है, इसको भारतीय स्टेट बैंक में ऋण रक्षा कहा जाता है, और इसका जो प्रीमियम है वो यंग लोगों के लिए काफी कम आता है, उम्र के साथ साथ प्रीमियम बढ़ता है। और अगर मैं थंब रूल की बात करूं तो लगभग अगर आप उसको इंटरेस्ट के टर्म्स में देखेंगे, इंटरेस्ट रेट के टर्म्स में देखेंगे, तो 0.25 से लेकर 0.5% इंटरेस्ट रेट का बर्डन पड़ता है जी। मान लीजिए कि आपको होम लोन मिल रहा है अभी 7.7% पे या 7.75% पे मिल रहा है, तो अगर आप ये ऋण रक्षा कवर लेते हैं, हो सकता है कि आपको उसका इफेक्टिव रेट, अगर प्रीमियम को भी हम काउंट कर लेते हैं, तो 8% या 8.2%, 8.25% के आसपास तक आएगा। बिल्कुल जी। लेकिन इसमें जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको ये मन की शांति रहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को लोन चुकता नहीं करना है, मुझे अपने जीवन काल में ही ये लोन चुकाना है। तो मेरा जो भी आपके दर्शक है उनसे निवेदन है कि इन जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए, यही कोशिश है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। बिल्कुल यही कोशिश है विनोद जी शो के जरिए कि तमाम वो सवाल जो अगर भ्रम भी पैदा करते हैं, कोई संशय भी है होम लोन से जुड़े, हम वो यहाँ पर डिस्कस करें, साझा करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अगर आपने कोई किस्त होम लोन की मिस आउट की है, या अगर आपको लगता है कि ये डिफॉल्ट होने वाला है, उस स्थिति में हम क्या कदम उठा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़ रहिए इस खास शो मनी मंत्र के साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. Tap your world, secure money transfers anytime. You are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow.
rock your world. Investments, insurance and travel booking, you are so ready. Welcome to the world that is future ready. Wow, wow. This isn't just banking, it's next generation digital banking designed for tomorrow. Personalized, secure, savings and much more. With Bank of Baroda, experience the same trust with smarter world at your fingertips. Your world, my world, future ready, Bob World. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो मनी मंत्र में, जहां पर्सनल फाइनेंस के कई मुद्दों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं होम लोन पर। हमारे साथ विनोद कुमार जी मौजूद हैं। विनोद जी, खास तौर पर अगर हम सिलसिलेवार तौर पर जो होम लोन का ईएमआई है उसे भरते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपकी एक या दो किस्त मिस आउट हो जाती हैं, ऐसी स्थिति में ग्राहक को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किस्त मिस आउट हो जाती है तो सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसको भरा जाए, क्योंकि जो लोन का हमारा इकोसिस्टम है उसका, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो CIC स्कोर होता है, जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, तो अगर 30 डेज से ज़्यादा मिस हो जाता है तो उसमें जो हमारा जो अभी IRAC क्लासिफिकेशन है, SMA हो जाता है, NPA हो जाता है, तो उससे क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता है। तो और तो कोई विकल्प नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उसको भर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो अकाउंट NPA में क्लासिफाई हो जाता है। यही सवाल मैं यही चीज में जानना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए डिफॉल्ट की स्थिति आ जाती है, भगवान ना करे, और NPA में आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, ऐसे में बैंक किस तरह से अपनी कार्रवाई करता है? और उस वक्त जो जिसने होम लोन लिया हुआ है उसके पास इस NPA से बचने के लिए क्या विकल्प मौजूद होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि ये सिक्योर्ड लोन है, इसमें अगर किसी के मन में ये हो कि बैंक लोन माफ कर देता है, तो इसमें होम लोन में बैंक माफ नहीं करता या राइट ऑफ नहीं करता है, क्योंकि बैंक के पास में असेट रहता है। और हाउस एक ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है। जैसे कार है, तो कार की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है, जो होम है, घर है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है। तो बैंक के पास जो कानून है उसके हिसाब से सरफेसी रूल्स में बैंक ऑक्शन करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, और करते भी हैं। तो मेरी तो सबसे पहले राय यही है कि आप जब भी लोन लेते हैं तो आप अपना जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है उसके हिसाब से एक लिमिट में, जिसमें आप पूरा जो EMI है ठीक से रिपे कर सके, उस तरह का लोन लें और ऐसी स्थिति ना आए। अगर हमने जॉइंट लोन लिया है पति पत्नी ने, जैसे जब वर्किंग कपल्स लोन लेते हैं, और जॉइंट लोन का फ़ायदा भी है जैसा कि हमने बताया, लेकिन मान लीजिए अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है पति पत्नी में, उस लिहाज से वो जो EMI है, क्योंकि वो आधी आधी बैंक जब आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, ऐसी स्थिति में बैंक किस तरह से काम करता है? देखिए, बैंक के लिए जहाँ तक कानूनी बात है, जो हमारे बोरोवर्स होते हैं वो इंडिविजुअली एंड सेवरली दोनों तरह से लायबल रहते हैं, तो वो दोनों जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसी स्थितियां वैसे हमारे पास में कम आती हैं, और अगर आती भी हैं तो जो हमारे बोरोवर्स हैं वो रिजॉल्व कर लेते हैं, किंतु बैंक को दोनों से पूरा अमाउंट वसूलने का अधिकार है। वो जरूरी नहीं कि दोनों से आधा आधा वसूले, क्योंकि वो दोनों जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने अगर कई अलग अलग बैंक से अपने कागजात देकर दस्तावेज जो कि पात्रता के लिए ज़रूरी होते हैं, हम 3 से 4 बैंक को देते हैं, ताकि जहाँ से ज़्यादा हमको जो कम EMI है उसकी जानकारी मिले। ऐसे में ग्राहक के पास तमाम विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन क्या ये एक सही मोडस ऑपरेंडी है? क्या ये एक सही अप्रोच है घर लेने के लिए जब हम होम लोन की बात करते हैं? तो मुझे लगता है कि हमारे जो, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन पे रिलाई करना चाहिए, और 2-3 जगह करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि समय लगता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में समय लगता है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बता सकता हूँ कि 7 से 10 दिन में लोन सैंक्शन हो जाता है, और अगर जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो हमारा जो बिल्डर टाई अप में प्री अप्रूव्ड है, तो उसमें 3 से 4 दिन में भी लोन हो जाता है। और कितना लोन मिलेगा, EMI कितनी आएगी, वो ऑलमोस्ट आपका जो रिपेमेंट कैपेसिटी है उसके हिसाब से फिक्स रहती है। अगर कोई ज्यादा देता भी है तो कहीं ना कहीं बाद में जा करके वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। जी, एक चीज और आप समझ, जो कि बहुत ज्यादा हम सुनने में आता है, वो है ये है कि जो
बैंक्स के डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं यानी कि डीएसएस, वो कई बार नियमों की अनदेखी भी करते हैं और लोगों को लगता है कि भाई अगर बैंक जो है वो समय लगा रहा है क्योंकि थोड़ी आतुरता होती है अपने घरौंदे को, अपने आशियाने को जल्द खड़ा करने की, ऐसे में डीएसएस क्या रिलायबल हैं और अगर नहीं रिलायबल हैं तो एक ग्राहक या एक होम बायर जो है उनको किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए होम लोन लेने के वक्त अगर वो डीएसए पर भरोसा कर रहा है तो? ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि बैंक्स की ये मजबूरी है कि हम लोग सिर्फ ब्रांचेस से सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो स्टेट बैंक में भी हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे लिए होम लोन की सोर्सिंग करते हैं। तो एक तो हमारी कंपनी ही है, एसोसिएट कंपनी है जो करती है, और दूसरे फ्रीलांसर्स भी हैं, इंडिविजुअल होम लोन काउंसलर्स भी हैं। देखिए, जैसा ड्यू डिलिजेंस हम किसी भी कार्य में करते हैं अपने जीवन में, उस तरह का ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बताया है तो आज के ज़माने में सारी चीज़ें वेबसाइट पे और इंटरनेट पे अवेलेबल रहती हैं, तो उसका एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी करना चाहिए। और जहाँ तक भारतीय स्टेट बैंक का सवाल है, 23,000 के आसपास हमारी शाखाएं हैं जहाँ पर जा करके कुछ भी अगर उनको जानकारी चाहिए तो वो प्राप्त कर सकते हैं। करीब 450 हमारे प्रोसेसिंग सेंटर हैं जहाँ पे हमारा होम लोन प्रोसेस होता है। तो एक ये ड्यू डिलिजेंस हमेशा होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ बताया है जो स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी करना चाहिए। विनोद जी, आप इस शो पर आए, आपने जिन लोगों ने इस शो को देखा होगा और उनके मन में अगर होम लोन लेने के कई सवाल होंगे तो मुझे यकीन है उन्हें सब सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर आकर। अगर आप मुझे सिर्फ 15 सेकंड और देंगे तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। प्लीज। पहले जिनके पास में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं था लेकिन उनकी इनकम थी, इनकम प्रूफ नहीं था लेकिन इनकम थी, उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब भारतीय स्टेट बैंक ने एक लोन शुरू किया है जिसमें उनके जो कस्टमर्स हैं उनके डिजिटल फुटप्रिंट से, अगर उनका खाता यूपीआई से जुड़ा हुआ है या पीओएस से जुड़ा हुआ है और या नहीं भी जुड़ा हुआ है तो उसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो 2 साल के ट्रांजैक्शंस के बेस पे बिना इनकम टैक्स रिटर्न के भी हम जिनकी आय 6 लाख तक सालाना है उनको लोन अब देते हैं। ये योजना आश्रय होम लोन स्कीम के नाम से है और इसी साल हमने, चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और उम्मीद करते हैं कि ये भी काम आएगी जो लोग घर खरीदना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो ये घर अगर तेरा है या मेरा है, लेकिन अगर इसका सपना आप देख रहे हैं तो होम लोन की तमाम शर्तें हमने आपके साथ साझा की कि किस तरह से आप होम लोन ले सकते हैं, क्या सही प्लान है और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो आज के इस मनी मंत्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े एक और विषय के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।